दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा नगाड़े के भूत का रहस्य। जो लोग मरणोत्तर जीवन में विश्वास करते वे मानते हैं कि मरने के बाद सूक्ष्म शरीर कई बार तो जन्म लेता है, पर किंतु कई बार वह बहुत समय तक पुरानी वस्तुएं, पुराने व्यक्तियों तथा पुरानी परिस्थितियों के साथ अत्यधिक मोह बढ़ जाने के कारण उन्हीं में रहना पसंद करता है। तो आइए इस कबाड़ खाने के नगाड़े से संबंधित भूत का रहस्य जान लें। जोसेफ ग्लेनविल इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी के फेलो रहे थे। वे एक प्रामाणिक और सम्मानित नागरिक थे। उन्होंने अपने एक संस्मरण में इस घटना का उल्लेख किया है। जोसेफ के अनुसार इंग्लैंड के विल्टशायर नामक स्थान पर नियुक्त एक न्यायाधीश की अदालत में एक विचित्र केस आया। हुआ यह था कि अर्धविक्षिप्त सा एक व्यक्ति कहीं से एक पुराना नगाड़ा खरीद लाया। नगाड़ा क्या खरीद लाया, वह उसे सड़क पर खड़ा होकर विचित्र ढंग से बजाता, भीड़ इकट्ठी करता और पैसे बटोरता था। पुलिस ने उसे रास्ता रोकने और अवांछनीय भीड़ एकत्रित करने के आरोप में पकड़कर नगाड़े सहित उस अदालत में प्रस्तुत किया। अदालत ने उसे सिर्फ चेतावनी भर देकर छोड़ दिया और साथ ही उसके पुराने कबाड़ खाने के नगाड़े को जब्त करने के आदेश भी प्रदान किए। पागल सा लगने वाला वह व्यक्ति वहां से भाग खड़ा हुआ तथा नगाड़े को कौतूहलवश पुलिस ने न्यायाधीश महोदय के घर पहुंचा दिया, जहां उसे निरर्थक समझकर एक फालतू स्थान पर पटक दिया गया। जिस दिन नगाड़ा न्यायाधीश महोदय के घर पहुंचा तभी से भूत के उपद्रव शुरू हो गए। फिर क्या था, किवाड़ों का खटखटाना, छत पर धमाचौकड़ी मचना, आंगन में उछल कूद करना जैसी आम घटनाएं निरंतर होने लगीं। काफ़ी तलाश करने पर भी कोई दिखलाई नहीं देता था। स्वयं प्रयत्न करने और नौकरों की सहायता लेने के बाद भी जब इस अदृश्य उपद्रव का समाधान न हो सका तो पुलिस की सहायता ली गई, किंतु पुलिस देखते देखते सुनते सुनते कुछ भी ना कर सकी। एक दिन न्यायाधीश महोदय ने देखा कि किसी हट्टे कट्टे आदमी ने जोर का धक्का देकर किवाड़ खोल लिए। किवाड़ों की चटकनी टूट गई और वह मजबूत व्यक्ति ओवरकोट पहने हुए घर में भीतर घुसता ही चला आया। आंगन से होता हुआ सीढ़ियों के छत पर जा पहुंचा। आश्चर्य की बात यह थी कि घरवालों को ओवरकोट तो आंखों से दिख रहा था, किंतु उसे पहनने वाले के हाथ, पैर, चेहरा आदि सब नदारद था। आंखों देखी इस घटना के कारण न्यायाधीश महोदय ने इसे भूत की ही करतूत मान लिया। वे अब इसका समाधान ढूंढने लगे। जब न्यायाधीश महोदय ने काफ़ी प्रयत्न किया तो एक कोने में कबाड़ खाने का वह नगाड़ा ही उन्हें संदेह की ओर ले जाता नजर आया, जिसे एक व्यक्ति द्वारा छीन लिया गया था। आखिरकार उन्होंने उस नगाड़े को वहाँ से हटवा दिया। जब से नगाड़ा वहाँ से हटवाया गया तभी से भूत के दुर्वह समाप्त हो गए। इतने नहीं, उस पागल व्यक्ति का भी पता लगाया गया तो ज्ञात हुआ कि वह सदा से विषिक्त अवस्था में नहीं था। सस्ता माल देखकर कबाड़ खाने से वह इस नगाड़े को खरीद लाया था। जिस दिन से उसने खरीदा था तभी से पागल होकर भीड़ इकट्ठी करने लगा था। जिस दिन से नगाड़ा जब्त किया गया वह पुनः सामान्य स्थिति में पहुंच गया और मोक्सन के घर में भी शांति छा गई। इस प्रकार समझा गया कि नगाड़े के असली मालिक की प्रेत आत्मा भूत बनकर अन्य प्रिय वस्तु नगाड़े से चिपक रही और वह वहां पर भी पहुंचा जहाँ उपद्रव निश्चित रूप से हुए थे। उत्तराखंड का भूतिया गांव। उत्तराखंड में भूतिया गांवों की कहानी खूब प्रचलित थी। किसी भी अंधविश्वास और अफवाह के कारण लोगों को गांव में पलायन खूब होता रहा है। चंपावत जिले के सवाला गांव के बारे में पता करेंगे तो इसकी कहानी अजीब है। यहाँ वर्ष 1952 में एक दुर्घटना में 8 सैनिक हताहत हुए थे। गांव वालों ने उन सैनिकों की मदद तब नहीं की थी। उसके बाद अफवाह फैली कि सैनिकों के भूत आ गए। इस अफवाह ने गांव को खाली करा दिया। वही बुनियादी सुविधा को अभाव में भी गाँवों से पलायन जारी रहा। उत्तराखंड सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के करीब 1700 गाँवों को लोगों ने भूतिया मानकर अलविदा कह दिया, लेकिन उनमें से अब एक गाँव गुलजार हुआ है, वह भी 2 युवाओं की मेहनत और लगन से। कोरोना काल में गांव लौटे दोनों युवाओं ने गांव वापस लौटकर जगह को पूरी तरह से बदल दिया। यह बात हो रही उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मटियाल गांव की। इस गांव के लोगों ने भूतिया मानकर छोड़ दिया था। 2020 में कोविड लॉकडाउन के बाद 2 युवा अपने घर लौटे। उन्होंने उस गांव को रोशन कर दिया। भूतिया गांव की बात कही, लेकिन दोनों ने स्थिति बदलने की ठान ली। विक्रम सिंह मेहता बताते कि मटियाल गांव में करीब 2 दशक पहले तक 20 परिवार रहते थे। गांव में बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव के ने लोगों को परेशान किया। रोजगार के साधन नहीं था तो युवाओं ने नौकरी के लिए मेट्रो शहरों का रुख किया। वहीं पड़ोस के गांव कोटली तक सड़क बनी थी तो बचे हुए लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। 5 साल इस गाँव के आखिरी परिवार भी चला गया। इसके बाद से गाँव भूतिया बन गया। लोग गाँव छोड़ गए तो वहाँ की जमीन बंजर हुई। इसके बारे में भूतिया गाँव किस्सा प्रचलित हो गया। विक्रम ने कहा कि जब हम गांव लौटे तो यहाँ के बारे में कई यादें थी। पहले लोग यहाँ गेहूँ, धान और सब्जियाँ उगाते थे।
हमारे गांव में उपजाऊ जमीन और पर्याप्त सुविधाएं थी, इसलिए जब हम 2020 में वापस आए तो हमने गांव की अर्थव्यवस्था को फिर से जीवित करने का प्रयास किया। भूतिया ताला। अमित: हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो और गांव में सब कैसे हैं? बहुत दिन हो गए गांव देखे हुए। दादी: मैंने इसलिए फ़ोन किया कि तुम्हें और बच्चों को देखे हुए बहुत दिन हो गए, बस तुम गांव आ जाओ। अमित: हाँ माँ, मैं कल ही गांव के लिए निकलता हूँ। अमित और बच्चे गांव के लिए निकल जाते हैं और गांव पहुंचकर माँ अमित व गुंजन बच्चों को देखकर बड़ी खुश होती है। दादी कहती है: आ गए मेरे लाडले बच्चे, कितने दिन हो गए तुम सबको देखे हो, तुम थक गए होगे, तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ, फिर सब तुम आप आराम करना। अमित कहता है: ठीक है माँ। फिर खाना खाकर सब सो जाते हैं। फिर अगली सुबह: दादी नाश्ता तैयार है, सभी लोग आ जाओ। फिर सभी लोग नाश्ता करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन रिया और टप्पू नहीं आते। दादी: अमित, रिया और टप्पू कहाँ गए? अमित: माँ मैं अभी उन्हें देख कर आता हूँ, तुम आराम करो, खाना खाओ, मैं देख कर आती हूँ। इतने में रिया और टप्पू भी आ जाते हैं। रिया और टप्पू: कहाँ गए थे तुम? टप्पू: पापा वो हम दादी का घर देख रहे थे, तुम दोनों आराम से बैठकर नाश्ता कर लो, देखो दादी ने कितने प्यार से तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है। पापा दादी ने हलवा बड़ा अच्छा बनाया है, मेरा तो पेट भर गया, हम खेलने जाए? हाँ जाओ, ज़्यादा दूर मत जाना। रिया और टप्पू: रिया देखो कितना बड़ा ताला। रिया: हाँ टप्पू ये कुछ बड़ा ही ताला है, इसकी चाबी भी नहीं है। टप्पू: चलो इसकी चाबी ढूंढते हैं। टप्पू और रिया ताले की चाबी ढूंढने लगते हैं, तभी उन्हें वो चाबी दिखाई देती है। टप्पू: चलो इसे खोलते हैं। जैसे ही टप्पू और रिया उस ताले में चाबी लगाते हैं, उसमें से अजीब सी आवाज़ आने लगती है। आवाज़ सुनकर रिया और टप्पू डर जाते हैं, ताले में चाबी लगी छोड़ देते, फिर ताले से आवाज़ें आनी बंद हो जाती है। रिया: टप्पू मुझे ऐसा लगा जैसे ताले में से आवाज़ आ रही थी, मुझे भी ऐसा ही लगा। उधर टप्पू और रिया को खेलने में बहुत देर हो गई तो माँ अमित से कहती है: अमित बच्चों को खेलते हुए बहुत देर हो गई, अभी तक नहीं आए, देखो कहाँ गए, इन्हें उधर का कुछ भी नहीं आता पता। ठीक है माँ, मैं जाकर देखता हूँ। तभी टप्पू और रिया को ढूंढता ढूंढता अमित और रिया भी आ जाते हैं। उनके आते ही ताले में से वो आवाज़ें आ रही थी वो बंद हो जाती है। अमित और गुंजन टप्पू को देखकर गुस्सा करते हैं: तुम लोगों को इतनी दूर नहीं जाना चाहिए था, तुम लोगों को यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है, ये तुम लोगों का हाथ में क्या है, क्या छिपा रहे हो, मुझे दिखाओ। नहीं मम्मी कुछ नहीं, तू भी ना बच्चों के पीछे कुछ ज़्यादा ही पड़ी रहती है, चलो घर चलो। फिर सब लोग घर की ओर चल देते। घर पहुंचकर दादी बच्चों को देखकर: दादी टप्पू रिया कहाँ गए थे तुम दोनों, कहीं खो जाते तो? देखो बच्चों ये गाँव है और बच्चों को ज़्यादा दूर जाना ठीक नहीं है। टप्पू: ठीक है दादी, अब हम आगे से नहीं जाएंगे। खाना खाकर सब लोग सोने चले जाते। टप्पू और रिया को नींद तो नहीं आ रही थी, वे दोनों ताले को बड़े ध्यान से देख रहे होते और आपस में बातें करते हैं। रिया: टप्पू मुझे बात बताओ, क्या तुम्हें भी ताले में से आवाज़ सुनाई दे रही थी? हाँ मुझे भी ऐसा लगा जैसे ताले में कोई आवाज़ दे रहा हो, चले इस ताले को खोल कर देखते हैं। जैसे ही टप्पू ताले को खोलता है उसमें से बड़ी भयानक आवाज़ आने लगती है: मुझे बाहर निकालो। टप्पू और रिया डरावनी आवाज़ सुनकर डर जाते हैं और वे ताले को वही पास के टेबल पर रखकर दोनों चुपचाप सो जाते हैं। रात को जब घर पर सोए थे तो ताले में से अचानक चुड़ैल निकलती। चुड़ैल: मैं आज़ाद हो गई, मैं आज़ाद होगी, मैं तुम सबको मार डालूंगी। फिर चुड़ैल आज़ाद होकर घर में घूमने लगती है। चुड़ैल: ये सब लोग सोए हुए, मैंने कैसे मारूं, मैं सोए लोगों को कभी नहीं मारती, मैंने नहीं मार सकती। चुड़ैल उन लोगों को छोड़कर बाहर गांव की तरफ निकल जाती है। वहां जाकर देखती है कि एक आदमी खेत की तरफ जा रहा है। चुड़ैल बोलती: मिल गया शिकार, मैं इसे मारकर खा जाऊंगी। वह चुड़ैल उस आदमी के सामने आ जाती है। चुड़ैल बोलती है: जाता कहाँ है, बड़े दिनों से के बाद शिकार मिला है, मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। आदमी कहता है: मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ, छोड़ दो मुझे। चुड़ैल: तू तो मुझे नहीं चढ़ेगी, तुझे थका कर मैं अपनी भूख शांत करूँगी। फिर चुड़ैल उस आदमी को बेरहमी से मारकर अब उसकी खोपड़ी खा जाती है। फिर वो अगले दिन शिकार ढूंढने निकल जाती है। थोड़ी देर में सुबह भी हो जाती है और चुड़ैल गायब हो जाती है। वो चुड़ैल रात में अपना शिकार ढूंढती है और दिन में गायब हो जाती है। अगले दिन जिस आदमी को चुड़ैल ने मारा था उस आदमी की खबर पूरे गांव में फैल जाती है और खबर दादी तक भी पहुंच जाती है। दादी, अमित और गुंजन सभी लोग उस आदमी को आपस में बातें करते रहते हैं। दादी: पता नहीं उस बेचारे आदमी को मारकर कौन खा गया, बेचारा रात को अपनी खेत की रखवाली करने गया था, देखा तो वहाँ उसका धड़ पड़ा था, किसी ने उसकी खोपड़ी खा ली थी। अमित: मुझे लगता है कोई जानवर खा गया। दादी: मुझे तो किसी बुरे साय का काम लगता है, कोई भी रात को बाहर नहीं निकलेगा। उसकी आवाज़ सुनकर टप्पू और रिया की नींद खुल गई। वे दोनों आपस में बात करते हैं। टप्पू और रिया बोलते हैं: लगता है बाहर कुछ हुआ। रिया: चलो चलकर देखते हैं। रिया: दादी क्या हुआ, लोग किसकी बात कर रहे हैं? तभी गुंजन और टप्पू रिया को समझाती है। गुंजन: टप्पू रिया सुनो ना, तुमने कोई जानवर किसी आदमी को मारकर खा गया, तुम लोग अब घर में ही रहना, इधर उधर खेलने मत जाना। टप्पू: क्या मम्मी, हमने तो गांव में ठीक से देखा नहीं, अब हम बाहर जाने को मना कर रही है। टप्पू रिया: टप्पू मम्मी सही करी, मैंने कह दिया ना, नहीं कहीं नहीं जाना, मैंने कह दिया ना कहीं जाना नहीं है। टप्पू रिया खुश हो जाते हैं। टप्पू रिया सारा दिन आज घर पर ही खेलते, उन्हें खेलते खेलते शाम हो जाती है।
तभी दादा को उनसे कहती है, बच्चों तैयार हो जाओ, आप पड़ोस में बच्चे का नामकरण है, उन्होंने हमको खाने पर बुलाया, आज तो बड़ा मजा आएगा। फिर सभी लोग पड़ोस में खाने पर चले जाते हैं। उन लोगों को पड़ोस में देर हो जाती, दादी उन लोगों को अपने घर चलने के लिए कहती है। दादी हम घर चलते, इतनी रात में घर के बाहर रहना ठीक नहीं, पता नहीं रात को कौन जानवर आदमी को मारकर उनकी खोपड़ी को खा रहा है। गुंजन आप ठीक करिए, इतनी रात में भर रहना ठीक नहीं। वो अपने घर जा रहे होते तब थे कि भयानक चुड़ैल घूम रही है। सभी लोग चुड़ैल को देखकर बुरी तरह डर जाते। एक घर के पीछे छिपकर चुड़ैल को देखते कि घर के बाहर आदमी सोया हुआ है। चुड़ैल ये आदमी तो सोया पड़ा है, मैं इसे नहीं खा सकती। चुड़ैल की ये सब बातें देख दादी सब लोगों को अजीब लगता है। दादी चुड़ैल ने उस आदमी को खाया क्यों नहीं? अमित माँ मैं भी कुछ समझ नहीं पाया। दादी बच्चों चुप रहना, कुछ मत बोलना। तभी वो लोग देखते हैं कि एक आदमी आ रहा होता है। चुड़ैल उसे पकड़ लेती, उसे मारकर उसकी खोपड़ी खा जाती है। तभी उसकी नज़र दादी और बाकी लोगों पर पड़ती है। चुड़ैल मिल गए शिकार, आज तो पेट भर के खोपड़ियाँ खाऊंगी, मज़ा आ जाएगा। सबसे पहले मैं किससे खाऊं? चुड़ैल गुंजन को पकड़ लेती है। गुंजन छोड़ दो मुझे, मत मारो मुझे, छोड़ दो, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, मैं मर गई तो उनका क्या होगा? चुड़ैल ने उन बच्चों की वजह से मैं आज़ाद हुई, उन्होंने मुझे ताला खोलकर आज़ाद किया है। यानी तुम ताले में कहती? हाँ, अब मैं सबको मार डालूंगी, चुड़ैल बोलती है। तभी दादी चुपचाप बच्चों से ताले के बारे में पूछती है। टप्पू और यह दादी से कहती है, दादी ताला तो हमारे पास है। दादी धीरे से बोलती है। दादी मैं चुड़ैल का ध्यान भटकाती हूँ, अम्मी तुम जल्दी से घर से हथौड़ा और गंगा जल लेके आओ। तभी दादी चुड़ैल का ध्यान भटकाती है। दादी से छोड़ दो और मुझे खा जाओ, तुझे तो मैं इसके सबसे बाद में खाऊंगी। तभी चुड़ैल का ध्यान भटका रही थी, इतने में अमित हथौड़ा लेकर आ जाता है, हथौड़े से ताला तोड़ने लगता है। चुड़ैल अरे ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, मैं इस ताले को मत तोड़े, मैं मर जाऊंगी। दादी अम्मी जल्दी से ताले पर गंगा जल छिड़क देता है। अम्मी ताले को तोड़कर पर गंगा जल छिड़क देता है और वह चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और सभी लोग खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं। आप लोग जहाँ भी रहे सुखी रहे दोस्तों।